नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि इसका आगे वाला आधा भाग गज़ल का अभी हम इसमें पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में। तो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि गज़ल को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो अभी हम गज़ल का भावार्थ पढ़ते हैं। वही फिराक गोरखपुरी द्वारा जो रचित गज़ल है उसका बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया है और कई तरह का है, माने ऋतुओं का भी है और प्रेमी का भी है, लोगों के व्यवहार का भी है और वातावरण का भी है। तो सारा वर्णन इन्होंने अलग अलग शायरी में किया हुआ है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि नौरस गुच्छे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं। माने जब वसंत ऋतु आती है तो वातावरण में, प्रकृति में क्या होता है, फूल खिलते हैं। तो उन्होंने कितना सुंदर बोला है कि नौरस बोलते हैं वसंत ऋतु के आगमन पर। गुच्छे माने जो कली बंधी हुई है, जिनके मुंह बंद हैं, वह मानो पंखुड़ियों की माने अपने पंखों की, नाजुक माने कोमल, गिरहें माने गांठें, खोले हैं माने खोल देते हैं, अर्थात वो कली फूल के रूप में खिल जाती है। यानी वसंत ऋतु के आगमन पर जो कलियां हैं वह फूल बन जाती हैं, फूल के रूप में खुलने लगती हैं। और या उड़ जाने को रंगो बू, कि या फिर मानो उड़ जाने के लिए, आकाश में उड़ने के लिए, क्या चीज उड़ने के लिए, रंगो बू। उन फूलों के रंगों की, विविध विविध फूलों के रंगों की बू माने खुशबू गुलशन में पर तोले हैं, मानो बगीचे में अपने परों को, अपने पंखों को तोलती हैं, अर्थात चारों तरफ वातावरण में फूल खिल जाते हैं। कहने का भाव यही है कि इतनी मात्रा में फूल खिले होते हैं वसंत ऋतु में कि पूरा वातावरण महकने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में उड़ने के लिए मानो ये जो गुलदस्ते हैं, जो फूल हैं उनमें लगे हुए, जो बगीचे हैं उनमें खिलने वाले जो फूल हैं, वह मानो अपने पत्तों पर को यानी अपने परों को तोल रहे हैं, यानी आकाश की उड़ान भरनी है उस खुशबू को। ऐसा भाव है, ऐसा प्रतीत होता है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोचे हैं। माने इस शायरी में कवि ने आकाश का वर्णन किया है रात्रि के समय, कि तारे कब खिलते हैं आकाश में, जब रात्रि होती है। तो रात्रि के समय क्या होता है कि तारे आंखें झपकावे हैं, माने चारों तरफ अंधकार है और तारे खिले हुए हैं और वो कैसे चमकते हैं, मानो अपनी आंखें टिमटिमा रहे हैं, यानी उनकी रोशनी कैसी होती है, धीमी होती है। तो ऐसा प्रतीत होता है। जर्रा जर्रा सोचे है माने कण कण सोच रहा है कि तुम भी सुनो ओ यारो। क्यों बोला है सोचने के लिए? क्योंकि जब हम सोचते हैं तो हम शांत होते हैं और जब रात्रि का माहौल होता है तो चारों तरफ सन्नाटा होता है। तो कवि कहता है कि तुम भी सुनो हो यारो, कि अरे यारो आप भी सुन लो। शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, शब हम बोलते हैं रात्रि को, कि इस रात्रि में जो सन्नाटा है, जो शांति है, जो चारों तरफ बिल्कुल सुकून है, वह मानो कुछ बोलता है, अर्थात सन्नाटा भी आपको कुछ बताने की कोशिश करता है, इसलिए आप उसको सुनिए। यानी आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, मानो अपनी आंखें झपकाते हैं। जो जर्रा जर्रा है, कण कण है पृथ्वी का, वह सोच रहा है, अर्थात वो भी शांत है। रात्रि में ऐसे ही चारों तरफ शांति होती है। तो कवि कहते हैं कि अरे यारो आप भी इस सन्नाटे से कुछ सुनने की कोशिश कीजिए, कुछ समझने की कोशिश कीजिए, मानो शायद यह आपको कुछ बताना चाहता है। हम हो या किस्मत हो हमारी, माने कवि ने इस शायरी में ऐसे लोगों की चर्चा की है जो हमेशा क्या करते हैं, अपनी किस्मत को ही दोष देते रहते हैं, माने मेहनत पर विश्वास नहीं करते, काम करेंगे नहीं और जब होगा नहीं तो क्या बोलेंगे कि हमारी किस्मत में ही नहीं था। अरे हमने करने की कोशिश नहीं की, उसके लिए नहीं सोचा कि हमने कर्म नहीं किया, बल्कि ये सोचेंगे कि हमारी किस्मत में है ही नहीं, हमें मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए बोलते हैं वो कि हम हो या किस्मत हो हमारी, माने चाहे इंसान है या इंसान की किस्मत है, यानी हम हैं या हमारी किस्मत है, दोनों को एक ही काम मिला। माने दोनों को एक ही काम मिला होता है। वो क्या काम है? किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं। कि या तो किस्मत हम पर रोती है कि हमने कोई कर्म नहीं किया तो फायदा कहाँ से हो,
या फिर हम किस्मत को रोते रहते हैं कि आखिर हमारी किस्मत में ही नहीं था या हमारी किस्मत में ये हमें मिलना ही नहीं था। तो कवि ने ऐसे लोगों के लिए इस शायरी का प्रयोग किया है। इसको लिखा है, जो मुझको बदनाम कर रहे हैं काश वे इतना सोच सके। माने इसमें आपने सुना होगा कि लोगों को, सुना क्या है, अक्सर देखा जाता है कि जो निंदा रस है वो सबसे अच्छा होता है। माने लोग एक दूसरे की बुराई बहुत करते हैं, अपने में वो सारी कमियां होती हैं मगर हम दूसरों की बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी तरफ हम ध्यान नहीं देते, हम हमेशा दूसरों की ही बुराई निकालते हैं, अच्छी चीज़ों में भी गलत बातें देख लेते हैं। तो ऐसे ही शायर ने इसमें शायरी में, इस छंद में जो लिखा है कि जो मुझको बदनाम कर रहे काश वे इतना सोच सके। बदनाम करना माने दूसरों के सामने मेरी बातें करना, मेरी निंदा करना, बुराई करना, ठीक है, यानी मेरी बातों को उछालना। तो कवि कहते हैं कि जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं काश वे इतना सोच सकें, माने काश वो इतना सोच सकते, इतना समझ सकते कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। माने कवि कहते हैं कि ऐसा करने पर वो मेरा पर्दा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मेरे बातों को, मेरे विचारों को, मेरे आचरण को दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं या मेरे इस कार्य के माध्यम से वो अपने आचरण का प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्थात ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, कहने का भाव यही है कि ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि सम्मान में जो दूसरों की निंदा करते हैं ना, उनको भी कोई सम्मान नहीं मिलता। माने इस समाज में जो दूसरों की बुराई करते हैं उसको कोई सम्मान नहीं मिलता। और उससे ये बात और पता चल जाती है कि देखो इसका व्यवहार कैसा है, क्योंकि जब ये बात यहाँ की उधर फैलाएगा तो वहाँ की हुई बात किसी और को बताएगा। तो कभी भी यही कहना चाहते हैं कि जो मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो मेरी बातें करते हैं, वो काश इतना समझ जाते कि मेरी बातें करते करते उन्होंने अपने व्यवहार को भी प्रदर्शित कर दिया, माने खुद को भी समाज के सामने रख दिया कि आखिर मैं कैसा इंसान हूँ। ये किस्मत भी अदा करी हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास। माने ये प्रेमी के लिए कहा गया है कि मानो एक प्रेमी है कोई, तो अपनी प्रेमिका के लिए किस हद तक त्याग करने के लिए तैयार रहता है। यानी लोग क्या कहते हैं, जमाना क्या कहता है, उसका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बताते हैं कि ये कीमत भी अदा करी हैं, माने इस कीमत को भी हम अदा करेंगे, अर्थात आपके लिए इतना भी हम करेंगे, इन सब बातों को भी सहेंगे। बदरुस्ती होशो हवास, माने यह सब हम कम बोल रहे हैं अपने विवेक से, होशो हवास के साथ। माने इन सारे बातों को भी हम आपके त्याग के लिए तैयार हैं पूरे होशो हवास में। सब बातें होंगी, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तेरा सौदा करने वाले से अभिप्राय कि आपके प्रेम में मर मिटने वाला जो व्यक्ति है वह दीवाना बन जाने को, दीवाना हो जाने को भी तैयार है। अर्थात जमाना उसको कुछ भी बोले मगर जो प्रियतम है वह अपने प्यार के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए जमाने के द्वारा कहा गया दीवाना जो विशेषण है वह भी लेने के लिए तैयार है, और पूरा होशो हवास में, यानी अपने पूरे विवेक के साथ। तेरे गम का पासे अदब है, माने वह प्रेम ही बताता है, अपनी बात करता है कि ऐसा नहीं है, इस प्रेम का जो माने उत्पन्न दुख है विरह के कारण, बिछड़ने के कारण, वो केवल आपको है, मुझे नहीं है। तो वो उसकी बात करते हैं कि तेरे गम का पासे अदब है। तो तेरे गम का माने तेरे दुख का जो है, क्या है, माने जो कष्ट है, जो पीड़ा है, उसको मैं अच्छे से समझता हूँ। अदब कहते हैं आदर सत्कार करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। यानी तेरे विरह पीड़ा से जो जनित दुख है उसका मैं भी आदर करता हूँ, यानी मैं भी मानता हूँ कि तू मेरे दुख में दुखी है। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, मगर मैं क्या करता हूँ, मुझे जमाने का भी ख्याल रखना पड़ता है, यानी मुझे दुनिया के, समाज के बारे में भी सोचना पड़ता है। सबसे छिपा के दर्द के मारे, यानी जो दुख का अनुभव तुम करते हो उस दुख का अनुभव मुझे भी होता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सबसे छिपाकर, यानी सारी दुनिया से उस दर्द को छिपा करके चुपके चुपके रोले हैं। माने मैं अपने दर्द को छुपा छुपा करके समाज के सामने जाहिर न करके
चुपके से एकांत में बैठकर रोता हूँ और आपके कष्टों का भी, आपके दुखों का भी अनुभव भी करता हूँ और उनका सम्मान भी करता हूँ। फितरत का कायम है तवाजुन आले हुस्न इश्क में भी। माने यहाँ पर बताते हैं कि जो प्रिय है उसको उसका प्रेम, माने प्रियतम को जो प्रिया है वो कब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो एक तरफा प्रेम की बात करते हैं, यानी एक तरफा प्रेम हो गया तो दूसरे को उसके मन से प्रेम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरे का प्रेम पाने के लिए उसके प्रेम में डूबने की जरूरत है। कवि ने इस वाली शायरी में यही बताने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि फितरत का कायम है, फितरत माने आदत का। कौन सी आदत का कायम है? तवाजुन बोलते हैं संतुलन को, आलमे हुस्नो इश्क में भी। आलमे हुस्न बोलते हैं सुंदरता को, इश्क बोलते हैं प्रेम को। माने दोनों का संतुलन होना चाहिए, यानी एक दूसरे की प्रेम भावना है तो उसका संतुलन बताया है कि हुस्न का और इश्क का, अर्थात सुंदरता का और प्रेम का आपस में संतुलन होता है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। माने कवि कहते हैं कि अपनी प्रिया को, अपने प्रेम को कितना पाते हैं जितना हम उसके प्रेम में खुद को डुबोते हैं। अर्थात प्रेम पाने के लिए हमें क्या करना है? अपना परित्याग करना है। परित्याग का मतलब प्राण त्याग देने से नहीं है, बल्कि उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से दिया गया बलिदान, यानी आपको भी उससे ज्यादा बढ़कर प्रेम करना पड़ेगा। ये कवि कहते हैं कि जब आप उतना ज्यादा करेंगे, उसके प्रेम में पूर्ण रूप से डूब जाएंगे, तब आपको उसका प्रेम प्राप्त होगा। आबो ताब असार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो। वो अपनी इस गजल के माध्यम से क्या बताता है कि देखो जो पाठक है वो कविताएं पढ़ता है, शायरी पढ़ता है, लेकिन दो चीजें होती हैं, एक तो शायरी में शब्द होते हैं, दूसरा शायरी का अर्थ होता है। तो शायर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आंखें तो आपके पास भी हैं, माने पढ़ते तो आप भी हो, विवेक भी रखते हो, ज्ञान भी रखते हो, आपको समझ भी है। माने पाठक को ये सारी चीजें पता हैं कि आबो ताब असार न पूछो। आबो ताब बोलते हैं चमक दमक को, असार न पूछो माने शायरी की, कि शायरी की चमक दमक को मत देखो क्योंकि तुम भी आंखें रखो हो। माने पाठक के पास भी आंखें हैं, पढ़ने वाला भी देख सकता है, समझ सकता है। ये जगमग बैतों की दमक है। जगमग माने चमकीले, बैतों बोलते हैं शेर को, कि ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। माने उनके अंदर, उस शायरी के अंदर कुछ अर्थ है, मोती समान भाव भी है या नहीं। यह पाठक के लिए बोला है कि आपके पास भी समझ बूझ है, तो आप केवल शायरी के शब्दों पर मत जाइए, बल्कि उसके अर्थ को खोजने की, समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि शायर ऐसा मानता है कि केवल शायरी की चमक दमक में खोना नहीं है। जैसे सीप होता है तो सीप का जो बाहरी भाग है, जो ऊपरी भाग है, उस पर मत जाइए, बल्कि उसकी खूबसूरती किससे है कि उसके अंदर मोती होते हैं। ऐसे ही शायरी के लिए बोला है कि शेरों की चमक दमक में मत जाइए, उनके शब्दों पर मत जाइए, बल्कि शब्दों में निहित जो अर्थ है उसको समझिए, क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आप ज्ञानवान हैं। ऐसे में तू याद पे आए है अंजुमने में रिंदों को। माने प्रेमी अपनी, जो प्रेमिका की बात कर रहे हैं वो क्या बताते हैं कि तू कैसे याद आती है। जैसे देखा होगा अक्सर जो शराबी होते हैं, शराब पीने वाले, वो जब मजलिस में बैठ जाते हैं, माने अपने जैसे मित्रों के साथ सभा में बैठ जाते हैं, तो उनको क्या नजर आती है? सारी बातें वो बोलने लग जाते हैं अपनी, चाहे उनकी अच्छी बातें हैं चाहे उनकी बुरी बातें हैं। तो वो कहते हैं ऐसे में तू याद पे आए है, माने तू किस तरह से याद आती है कि अंजमने में, माने अंजमने में बोलते हैं शराबियों की मजलिस, शराबियों की महफिल, उस महफिल में रिंदों को माने शराबियों को, कि जैसे शराबियों को याद आती है अपनी पूरा दिन की, बल्कि कई दिनों की बातें वो वहाँ पर बैठकर शराब पीने के बाद बोल देते हैं, ऐसे ही तुम मुझे याद आती हो रात गए गर्द पे फरिश्ते। माने किस तरह का व्यवहार करते हैं फिर कि रात गए माने रात्रि के गुजर जाने के बाद, रात्रि होने पर, गर्दू बोलते हैं अंबर में बैठे हुए, फरिश्ते माने देवता,
कि आकाश में बैठे हुए जो देव हैं, जो देवता हैं, वो बाबे गुनाह जग खोले हैं, माने इस संसार के पापों का लेखा जोखा खोलते हैं, बताते हैं। ऐसे ही आप मुझे याद आती हैं। जैसे इन्होंने देखो एग्जाम्पल अच्छा दिया है कि जिस प्रकार फरिश्ते जब शाम के समय पूरा दिन गुजर जाने के बाद रात्रि में आकाश में बैठते हैं, अंबर में बैठते हैं, इस पूरे संसार में पापों का जो पूरा भरा पूरा उनका एक गुनाह का गट्ठर है सारी दुनिया का, उसको खोलते हैं। ऐसे ही मैं आपके विषय में बोलता हूँ, ये शराबी शराब के लिए बोलते हैं, ऐसे ही आप मुझे याद आते हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज। माने ये जो आगे शायरी है, इस शेर में जो फिराक गोरखपुरी हैं उन्होंने अपनी इस गजल को मानो मीर के लिए समर्पित किया है। वो मानते हैं कि सदके माने सदके जाऊं, अर्थात वारी जाऊं। फिराक उनका अपना खुद का नाम है। वो बोलते हैं कि फिराक क्या करेगा, सदके जाता है एजाजे सुखन के। एजाजे सुखन से मतलब इतनी प्रतिष्ठित सुख प्रदान करने वाली जो शायरी लिखी है, वो शायरी कैसे उड़ा ली ये आवाज, माने इसको कैसे प्राप्त हो गई, अर्थात ये मैं कैसे लिख पाया। तो मैं वारी जाता हूँ उसके ऊपर अपना खुद की तारीफ भी मान लीजिए, ये भी कर सकते हैं। और इस शेर के माध्यम से, गजल के माध्यम से वो अपनी इस गजल को मीर के लिए भी समर्पित करते हैं। इन गजलों के पर्दों में तो माने वो कहते हैं कि ये जो गजलें मैंने अभी बोली हैं, इन गजलों के पर्दों में क्या है, मानो मीर की गजलें बोले हैं, अर्थात मीर के जैसी गजल के भाव मेरी इस गजल में आए हैं। अर्थात मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि मीर के शब्दों के भाव या मीर के जैसी आवाज मैंने कैसे चुरा ली, कैसे उड़ा ली। यानी मैं अपने आप पर सदके जाता हूँ। मैं से मतलब फिराक गोरखपुरी खुद के ऊपर न्यौछावर होते हैं और इस गजल को मानो मीर के लिए समर्पित करते हैं।